देखिए, रिकॉर्ड 9वीं बार देश की आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत के बजट को देश की संसद में प्रस्तुत करने का काम किया। श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष को छोड़कर पूरा देश आज उससे उत्साहित है। बहुत से साथी हेडलाइन तलाश कर रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे जब बजट प्रस्तुत हो रहा था कि इस बार के बजट की हेडलाइन क्या होने जा रही है। लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरा बजट देखने के बाद ये महसूस हुआ कि श्री मोदी जी की सरकार हेडलाइन नहीं, डेडलाइन के आधार पर बजट प्रस्तुत की है। और डेडलाइन क्या? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बार का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। जिस प्रकार से आर्थिक विकास पर सर्वाधिक जोर सरकार ने दिया है, आज जो देश की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतर है, उसको निरंतरता प्रदान करने का जो उपाय किया है सरकार ने अपने बजट में, उसका हम जितना भी स्वागत करें उतना कम है। गरीब का कल्याण कैसे हो, अन्नदाता किसान हमारा आत्मनिर्भर कैसे बने, युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने इस बजट में पूरी तरीके से फोकस करते हुए तमाम उपाय, तमाम नवाचार, तमाम इनोवेशन करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, युवा शक्ति को अवसर देने की बात, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को, हमारा जो एमएसएमई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको जिस तरह से उसमें जान फूंकने के लिए और एक अभियान के तौर पर एमएसएमई को सशक्त बनाने की बात जो बजट में आई है, वो हमारे नौजवानों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन करती है। हमारे खेत खलिहान, गांव कैसे विकसित बने, उसकी भी झलक पूरे बजट में देखने को मिल रही है। जो निर्यात पर फोकस किया है सरकार ने, अभी हम सब लोगों ने देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है, जो व्यापारिक समझौता हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि यूरोपीय यूनियन जो दुनिया की जीडीपी है उसको 25% तक प्रभावित करती है। तो देश के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार का ये जो पुरुषार्थ है, उसकी बदौलत आज हमें मिल रहा है। बहुत पुरानी कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज भारत की शर्तों पर अमेरिका ने जिस तरह से समझौता किया है और 18% के टैरिफ के साथ हमारे जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।
आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 27 तक श्री मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में भी, उस दिशा में भी ये जो सामयिक बातें हम लोग आपस में कर रहे हैं, बजट से लेकर यूरोपीय यूनियन से समझौता और फिर अमेरिका जिस तरह से भारत की शर्तों के साथ हमारे व्यापारिक समझौते की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबका परिणाम हमें जो देखने को मिलेगा वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके जो प्रयास की बात श्रद्धेय मोदी जी करते हैं, इस बजट में सबके विश्वास और भरोसे को जीतने का काम भी दिल्ली की सरकार ने किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें तो इस बार हमेशा की तरह श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएं दी हैं, हम उत्तर प्रदेश वासियों के तरफ से, यहाँ के नौजवानों के तरफ से, यहाँ के किसानों के तरफ से, यहाँ की मातृशक्ति के तरफ से हम लोग बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी हैं उनमें 50% की वृद्धि की बात इस बजट में भारत सरकार ने कही है। हर जनपद में ट्रामा सेंटर बनाने की बात इस बजट में की गई है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज हमारी बहुत जरूरत है, आज ट्रामा की मांग हर जनपद में हो रही है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जरूरत के आधार पर हर जिले में जो ट्रामा सेंटर बनाने की बात इस बजट में की गई है, हम लोग उसका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। हर जिला मुख्यालयों पर हमारी मातृशक्ति के लिए हॉस्टल बनाने की बात, हर जिले पे हॉस्टल हमारी मां बहनों के लिए बनने जा रहे हैं। हमारी बहनें गांव के क्षेत्र से पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय पर आती हैं, उनकी सुविधा का ख्याल रखा है जो भारत सरकार ने, और बजट में उसका विधिवत प्राविधान किया है। इस बात के लिए भी हम लोग श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। और जो स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात सरकार ने कही है, इस देश में मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, पुणे से बंगलौर, बंगलौर से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास को बहुत बड़ी ताकत इससे मिलेगी। परिवहन की जो सुविधा हमें मिलने जा रही है वो उत्तर प्रदेश के ग्रोथ रेट को और बढ़ाने का काम करेगा। जो जल मार्ग का विकल्प, और विकल्प ही नहीं बल्कि अपने बजट में प्राविधान भारत की सरकार ने इस बार के बजट में किया है और उसको बनारस को सेंटर बनाया है। जो शिप होती हैं उनके रिपेयर का सेंटर बनारस में बनाने की बात, उसके स्थापना की बात इस बजट में की गई, बजट का प्राविधान किया गया है। अभी बनारस से लेकर हल्दिया तक जल मार्ग के रास्ते से व्यापार भी शुरू हो गया है, पर्यटन भी शुरू हो गया है, और जो शिप के रिपेयर की बात, उसके स्टेशन को स्थापित करने की बात इस बार की बजट में की गई है, वो जल मार्ग को मुझे लगता है कि और भी सशक्त बनाएगा और भी मजबूत करेगा। हवाई मार्ग के साथ साथ रोड परिवहन के साथ साथ
ट्रेन परिवहन के साथ साथ, रेल परिवहन के साथ साथ जल मार्ग का एक बहुत मजबूत और बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जिससे हमें व्यापार में सुविधा मिलेगी। जो हल्दिया का पोर्ट है, पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा पोर्ट है, आप सब लोग जानते हैं। वहां से जब उत्तर प्रदेश सीधे जुड़ेगा, अभी तक उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी लैंड लॉक की पहचान थी कि उत्तर प्रदेश चारों तरफ से बंद है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर निर्यात की संभावना बहुत कम है। लेकिन लैंड लॉक के इस पहचान को सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हवाई अड्डा बनाकर हमने तोड़ा, फिर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाकर हमने तोड़ा, और अब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, दिल्ली की सरकार के आशीर्वाद से अब एक जल मार्ग का भी एक बेहतर विकल्प हम लोगों के सामने मिल रहा है। इसलिए इस बार का जो बजट है हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ ये बजट, इस बजट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने जो मजबूत कदम उठाया है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक मजबूत जो बुनियाद इस बजट के माध्यम से सरकार ने रखा है, और उत्तर प्रदेश को दिल खोल कर जो आशीर्वाद श्री मोदी जी की सरकार का मिला है, मैं इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा जो मजदूर वर्ग है, जो उत्तर प्रदेश का जो मैन पावर है, जो आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज हमारे पास 8 करोड़ 39 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं, 8 करोड़ 39 लाख। ये आज उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारा जो मैन पावर है, ये उत्तर प्रदेश के बाहर न जाए, उन्हें पलायन न करना पड़े, उनको उत्तर प्रदेश में ही काम मिले, रोजगार मिले, इस बात की भी बात इस बजट में की गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी कदम उठाएगी, हर प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन जो इस बजट में है, उससे हमारे श्रम शक्ति को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय श्री मोदी जी की सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, और देश की यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। सर, इस मामले पे ममता बनर्जी ने पीछे बात की जाती रही है, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, चाहे आयुष्मान योजना भारत सरकार ने जो चलाया चाहे वो हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में जो सरकार मदद कर रही है वहां से पैसा लेना हो, तो देश की सरकार जो योजना चला रही है, हर योजना का लाभ ममता बनर्जी उठा रही हैं। हमने तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अगर सरकार ने कोई प्राविधान नहीं किया तो आप एक बार जरा सा हिम्मत हो तो इनकार करके देखिए कि हम भारत सरकार जो पैसा दे रही नहीं लेंगे सर। तो एक तरफ तो आप योजनाओं का लाभ भी उठा रही हैं, आज दूसरे तरफ वही विरोध के लिए विरोध करना है बिना तथ्य के आधार पर सर, तो ये अच्छी बात है। बजट में किसानों की बात हुई है, तो विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी का आरोप है कि जो ट्रेड डील की गई है अमेरिका के साथ, उसमें जो है हमारे भारत के किसानों की हानि होगी। अमेरिका के जो है दूध यहाँ लाए जाएंगे जिससे किसानों को नुकसान होगा, क्या करेंगे? देखिए, हमारे डेयरी सेक्टर पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने जा रहा है, एक चीज। और दूसरी चीज, किसानों का कोई अहित नहीं होगा। किसान हमारी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से हम लोग कहना चाहते हैं, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है, जो समझौता हुआ है कोई ड्राफ्टिंग नहीं हुई है, अभी कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुआ। ये अंधेरे में तीर चलाने की आदत राहुल गांधी को छोड़नी चाहिए। हम पूरा ड्राफ्ट हो जाए, समझौता पूरा लिखा पढ़ी हो जाए, देश के सामने आएगा। आप सभी सम्मानित मीडिया के साथी हैं, आप बताइए कोई डील होगी तो बिना ड्राफ्ट की डील होगी, और कोई ड्राफ्ट आएगा तो बिना आप लोगों के नजर में ऐसा संभव है
कि कोई ड्राफ्टिंग हो जाएगी। जब ड्राफ्ट आए उसमें कोई कमी दिखे तो आप सवाल उठाइए। सर, सपा सांसदों ने दिल्ली में रामगोपाल यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विरोध जताया है। अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्तियां तोड़ी गई, गलत बात है। मैं बनारस का रहने वाला हूं, काशी का रहने वाला हूं, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई। परेशानी क्या है समाजवादी पार्टी को? अभी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन था तो 15 दिन 1 महीना भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम उनके सम्मान में चलाया है और यही सभागार है। मैं भी यहां आया था संबोधित करने के लिए। भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया, योगी जी की सरकार ने बनाया। आप जाकर देखिए कॉरिडोर में कितना भव्य और बड़ी प्रतिमा राजमाता अहिल्याबाई होलकर की लगी हुई है। आप याद करिए, जब बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, रोज इसी प्रकार की अफवाह उड़ाते थे ये लोग, रोज प्रतिदिन। ये मंदिर टूट गया, वो मूर्ति खंडित हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब आज कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, देश दुनिया से करोड़ों लोग आ रहे हैं, सरकार के प्रयास का प्रशंसा कर रहे हैं, कॉरिडोर का प्रशंसा कर रहे हैं। मैं रामगोपाल यादव जी से पूछना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, कभी मणिकर्णिका गए हैं? नहीं गए, नहीं गए मणिकर्णिका। मणिकर्णिका हमारे आजमगढ़ के लोग जाते हैं, पूरे पूर्वांचल के लोग जाते हैं, आधा बिहार मणिकर्णिका आता है। महाश्मशान पर जो लोग आते हैं अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, हम क्या उनकी सुविधाओं का ख्याल न रखें? आप सब लोगों से मैं वादा करना चाहता हूं, जो लोग हम लोग वहां करना चाहते हैं, महाश्मशान की जो सूरत बदलनी चाहते हैं, वहां जो हम सुविधा का स्थापना हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों को डर है। जैसे कॉरिडोर लोग देखकर सरकार की प्रशंसा करते हैं, वैसे मणिकर्णिका महाश्मशान घाट भी जब बन के तैयार हो जाएगा, उसको भी देखकर जब दुनिया प्रशंसा करेगी तो सरकार की मेरिट बढ़ेगी। इस बात से उनको दिक्कत है और बेवजह जनता को गुमराह। सर, SIR को लेकर के सपा के विधायक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे और कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवा रहे हैं। सपा प्रमुख खुद ही आरोप लगा रहे हैं 7 फार्म को लेकर के। हमारे कई सम्मानित प्रेस के साथियों ने, वरिष्ठ लोगों ने भी ये बात पूछी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। फॉर्म 7, 6 और 8 क्या प्राविधान चुनाव आयोग ने किया है? BLO को आप सब लोग जानते हैं अधिकार नहीं है कि कोई वोट काट दे या कोई वोट जोड़ दे। BLO का काम है रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजना, और चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था हमारे लिए नहीं सबके लिए दिया है। अगर आपको लगता है वोटर लिस्ट आ गई, वोटर लिस्ट का आपने वाचन किया और आपको लगता है कि कोई आदमी गलत तरीके से वोटर लिस्ट में आ गया है, तो हम फॉर्म 7 जमा करेंगे, हम आपत्ति करेंगे। हम आपत्ति कर रहे हैं। BLO का काम है जांच करें, रिपोर्ट दें। अगर हमारी आपत्ति गलत है तो वो उनके रिपोर्ट के आधार पर उनका नाम नहीं कटेगा। हमारी आपत्ति अगर सही है तो रिपोर्ट के आधार पर फर्जी नाम कटेंगे, हमारे आपत्ति के आधार पर फर्जी नाम कटेंगे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी लखनऊ में प्रेस की है। ये जो दबाव बनाने की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई FIR नहीं होगी इस बात को लेकर कि कोई भी पब्लिक का आदमी अगर फॉर्म 7 लेकर जाता है, किसी फर्जी मतदाता के खिलाफ आपत्ति करता है, तो आप उसके खिलाफ FIR कराएंगे। नहीं हो सकता ये। लेकिन सर, प्रभारी मंत्री होने के नाते एक सवाल आजमगढ़ का है। दोनों सांसद, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के लेटर जारी हो रहे हैं कि जो रिंग रोड आजमगढ़ में बनना है हमारे द्वारा किया गया। आप इस पे स्पष्ट करेंगे किसके द्वारा वो कराया गया है? हम अभी बताते हैं भैया, SIR वाला पूरा करें। SIR वाले मामले में वो फॉर्म 7 को लेकर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो नोट हैं उसमें मेंशन ही नहीं किया, पता नहीं कहां से प्रिंट होकर के फॉर्म 7 आ रहा है। हम भाई अपने पार्टी के, हम प्रभारी मंत्री हैं, हम सुविधा दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। हमारा सिस्टम है। आपको कोई व्यवस्था, अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ताओं, अपनी जनता के लिए आप कोई सुविधा दीजिए, हमें क्या आपत्ति होगी भाई? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई हमारा समर्थक मतदाता फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में आ गया है,
आप आपत्ति करिए, कटवाइए नाम, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और उस पे ये भी कह रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम कुछ नहीं है, ये फर्जी वोटरों के सहारे राजनीति में लाभ लेते रहे हैं और भविष्य में भी लाभ लेने की जुगाड़ बनाए हुए हैं। मंत्री जी बजट पे आ जाते और इसीलिए SIR की व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है। वोटर लिस्ट की शुद्धता हो रही है, होने दें, और बेवजह का दबाव समाजवादी पार्टी न बनाए। कोई FIR इस बात को लेकर नहीं की जाएगी कि किसी ने फार्म 7 जमा किया, फार्म 6 जमा किया या फार्म 8 जमा किया। सर, ये रिंग रोड वाला प्रकरण थोड़ा बता दें। देखिए, मैं जैसे यहाँ आया, थोड़ा आप सब लोगों के माध्यम से आजमगढ़ की खबर मैं भी करीब करीब रोज देखने का प्रयास करता हूं, और पूर्व सांसद दिनेश यादव जिन्हें यहाँ के रिंग रोड के लिए देश के हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब को चिट्ठी लिखी, उसके आधार पर उनके मंत्रालय ने काम को आगे बढ़ाया। भाई, दूसरे जनप्रतिनिधि भी चिट्ठी लिख सकते हैं, मंत्री जी से मिल सकते हैं, मंत्री सबके हैं, सरकार सबकी है, और हमारे सरकार के काम करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, सबके लिए स्वतंत्रता है। हम लोग मंत्री हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, हम लोगों के यहाँ आते हैं, कोई जेन्युइन बात कहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, काम करते हैं। और उसी पत्र के आधार पर जो दूसरा पत्र जो वर्तमान सांसद ने लिखा है, उनके पत्र का हवाला देते हुए कि ऐसा मुझे पहले से भी सूचना है और हमारी सरकार इस पे कार्रवाई, यहाँ आजमगढ़ के रिंग रोड को बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। कोई बात नहीं है, पैरवी किसी ने किया, सरकार हमारी है, हमारी सरकार जनता की कोई भी बात, कोई समस्या कोई उठा रहा है, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारी तो प्रशंसा करनी चाहिए। दोनों के पत्र में डिस्पैच सवाल ये है सर कि आप मंत्री मंत्रालय में इस तरह का सवाल है कि डिस्पैच नंबर दोनों का एक ही है। अब ये डिस्पैच नंबर एक ही है, तो माननीय नितिन गडकरी साहब के कार्यालय में जो लोग लिखा पढ़ी करते होंगे उनसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को तो इसी बात पे प्रसन्न होना चाहिए कि आजमगढ़ के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है, यहाँ रिंग रोड मिलेगा, हम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, हम लोग इसे प्रसन्न। सर, देश की मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या है, और आपने मेडिकल की बात की है, आजमगढ़ में वर्षों से एमआरआई फोन है, कबाड़ हो रहा है, मशीन नहीं आई, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मध्यम वर्ग है, मैंने शुरू में कहा कि जो एमएसएमई है, हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, जो इसको ताकत देने के लिए, और सबसे बड़ा फोकस इस पे, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसको अभियान में लेने की बात सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि हमारे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी ताकत इससे मिली। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यूपी के लिए कितना बजट है? एमआरआई फोन वर्षों से कबाड़ होने की कगार बन के तैयार है आजमगढ़ में। आपने ये बात कहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ प्रभारी मंत्री हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं निश्चित इसका संज्ञान लूंगा और बात करूंगा, प्रयास करूंगा कि यहाँ का एमआरआई भवन ठीक से संचालित हो, और जीर्ण दृढ़ तो उसको हम ठीक कराएंगे। सर, प्रभारी मंत्री होने के नाते एक सवाल, आजमगढ़ का एक उपाध्याय जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी हत्या होती है, उसके बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, क्या आपने संज्ञान लिया कि इस मामला क्या था? वो सरकारी मुलाजिम थे। नहीं, इसमें बात हुई है, थोड़े दिन बाद आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी, उस पर कुछ बातें आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी का आरोप है कि जो पूर्व जो चीफ थे आर्मी, उनके नरवे, उनका जो है एक किताब, ये संविधान विरोधी लोग हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। संसदीय जो परंपराएं होती हैं, संसद के और पार्लियामेंट के जो नियम कानून होते हैं, आप बताइए कि संसद कैसे चलती है? या तो नियमावली से चलती है या तो परंपरा से चलती है। और जो किताब कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, ये संसद की परंपरा भी कहती है और नियमावली भी कहती है कि उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। क्यों चर्चा कर रहे हैं? पंचायत चुनाव को लेकर सर क्या अपडेट है सरकार की तरफ से, कब तक करा दिए जाएंगे? जो डिसीजन होगा आप लोगों के सामने जल्दी आएगा।
सर बारिश हो रही थी, लखनऊ में ज्यादा बारिश थी, आपको संज्ञान होगा। हाँ, मीडिया के चलाने वाला, माध्यम से हो रही थी, बारिश हो रही थी और हमारी पब्लिक बारिश की वजह से कहीं एक छाया स्थान तलाशी और अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया। हमारी यूपी की पुलिस किसी वीआईपी काफिले की मूवमेंट के चक्कर में वहाँ वो क्या कितना सही है? नहीं, ये देखिए, हमेशा चाहे हम लोग हों, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता हो, व्यवहारिक बातों को ख्याल रखना चाहिए। अगर बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए कहीं लोग खड़े थे तो पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए था, व्यवहारिक बात को समझना चाहिए था। और ये खैर मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। सर बजट में ओबीसी SC/ST को अल्पसंख्यक को बजट में प्रावधान दिया गया। सबका साथ सर, सबका समाज के विकास, लिए कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर बजट प्रस्तुत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।